नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक बार ममता बनर्जी ने तैश में आकर के, अहंकार में आकर के, मद में चूर होकर के पूछा था, कौन है अमित शाह? अमित शाह ने वहां एक बहुत बड़ी रैली की। बड़ा हुजूम था, जमावड़ा था। और उसमें अमित शाह ने अपना परिचय दिया था ममता बनर्जी को कि मेरा नाम अमित शाह है और आपको जल्दी ही पता लगेगा कि मैं कौन हूं। और उसके बाद आप जानते हैं, देखिए, ममता बनर्जी को तो पता चल गया कि अमित शाह कौन है और किस तरह की रणनीति बनाते हैं, और ऐसे ही उनको चाणक्य नहीं बोला जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली लूज करने के बाद पंजाब हाथों से निकलने की सामने आशंका देखते हुए भी अरविंद केजरीवाल की जो एक कुटिल नीति होती है कि जो स्टार प्रचारक होने वाले हैं आगे चल करके, उन पर पहले से हमले करना शुरू करो। उनकी जो साख है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसको थोड़ा सा डिस्ट्रॉय करो, एक अलग तरीके से पोर्ट्रे करो। तो वही नीति के तहत अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक अलग से वीडियो भी जारी करते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर, आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर भी जारी किया जाता है। और उसमें सवाल उठाते हैं कि 2.5 साल में एक बार भी अमित शाह राम मंदिर क्यों नहीं गए, अयोध्या क्यों नहीं गए, और रामलला को मत्था क्यों नहीं टेका, मतलब पूजा अर्चना क्यों नहीं की। और ये इतने धूर्त हैं, ये भी 2.5 साल में कभी नहीं गए थे। हाँ, शुरू में अपने परिवार और पंजाब के मुख्यमंत्री के परिवार के साथ जरूर दर्शनों के लिए गए थे, लेकिन फिर बाद में ये अयोध्या का रास्ता भूल गए और अभी अभी होकर के आए हैं, तो आज अमित शाह पर अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा 3-4 और बड़ी खबरें हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पटना से आपके सुपरिचित अभिषेक तिवारी। तो अभिषेक जी को जोड़ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन। सर, आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो जो दो तीन और बड़ी खबरें हैं, उनमें प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे। और बांकीपुर से आप जानते हैं कि नितिन नवीन बाबू, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जीते थे। और मार्जिन भी कितना था उनका, 46,363 वोटों का। और 2020 में भी वही जीते थे, और तब मार्जिन था 39,036 वोटों का। तो जिन प्रशांत किशोर के अधिकांश कैंडिडेट की विधानसभा चुनाव में जमानतें जब्त हुई हैं, और जो खुद उस समय चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, वो अब सुर्खियों में बने रहने के लिए नितिन नवीन की छोड़ी गई खाली सीट पर उपचुनाव लड़ने की हुंकार भर रहे हैं। इसके अलावा लालू यादव, उनके कुनबे के बारे में भी बात करेंगे, और कुछ दूसरी खबरें हैं, जरा उन पर भी पूछताछ करेंगे अभिषेक जी से। लेकिन सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जो हुंकार भर रहे हैं और अमित शाह को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे की असली राजनीति और वजह क्या है? मैं सर आपके दर्शकों के आगे एकदम अंदर की खबर बताता हूं, हो क्या रहा है। अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह को अखिलेश यादव के साथ अपने आम आदमी पार्टी के अलायंस का जिम्मा सौंपा है। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी फुल स्विंग में हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने जा रही है उत्तर प्रदेश में। पहली बात तो ये, तो उसी कारण ये पूरा राम मंदिर वगैरह का है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस का कोई वजूद है नहीं, तो समाजवादी पार्टी के साथ उनका अलायंस हो जाए
और कांग्रेस को अलग से कुछ देना है तो दे दे। उनको लास्ट टाइम भी अलायंस करना था, सम्मानजनक सीटें नहीं मिली, लेकिन इस बार वो काफी क्लोज हैं इस चीज के, तो उनको सीटें मिल जाएंगी, पहली बात तो ये। और ये अलायंस ऑलमोस्ट फाइनल होने वाला है। इसी कारण उन्होंने सबसे पहले अमित शाह के ऊपर अटैक किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब अगर अपनी पार्टी को बड़ा करना है तो पंजाब या गुजरात से कहानी नहीं बनेगी, फाइनली हमको उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति में कदम रखना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति में कदम रखने के लिए अब तक उन्हें यह समझ में आ गया है कि ये मेरे ऊपर कोई विशेष मुस्लिम तुष्टीकरण के अब तक एलिगेशन नहीं लगे। हालांकि पुराने उनके वीडियोस हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसा ढीठ, झूठा, उसके लिए मैं क्या क्या अब संज्ञा, सर्वनाम, इन सब का प्रयोग करूं, वो सारे कम पड़ेंगे। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। मुद्दा यह है कि अरविंद केजरीवाल अब भयंकर टाइप के आपको हिंदू आने वाले 6-8 महीनों में दिखेंगे, भयंकर। सिर्फ यूपी में नहीं, आने वाले इलेक्शंस में भी उनका कोर ये है कि भाई मैं अगर हिंदुओं के वोट को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गया तो बाकी मेरे साथ चीजें ठीक हो जाएंगी। और हिंदू का वोट खींचने का एक और कारण है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उनकी नजर अगले साल गुजरात की राजनीति पर है। गुजरात में कंप्लीट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, और कांग्रेस लगातार उसकी तोड़ इसलिए नहीं ढूंढ पाई है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट ग्राउंड रहा बीजेपी का। तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस का वोट शेयर तो हमने खींच लिया है ऑलमोस्ट गुजरात में, हम ठीक ठाक पोजीशन पर हैं। अब अगर अपना हिंदू रूप दिखाएंगे और बीजेपी के हिंदुत्व को अगर हम कटघरे में खड़े करने में कामयाब हो गए, लकीली अभी कुछ सिचुएशन ऐसे हैं जहां पर आपको कई कालनेमी मिलेंगे जो बीजेपी से विमुख हैं, उनको मौका नहीं मिला, और वो मौका केजरीवाल दूसरे साइड से दे देगा, क्योंकि केजरीवाल के पास ना धन की कमी है ना अप्रोच की। तो इस कारण से उन्होंने अमित शाह को ये गलती करने की भूल कर दी। लेकिन वो एक भूल रहे हैं, उनका बेस पंजाब है। आज जब ये बात हो रही है तो मैं बता दूं कि इन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक प्रोपेगेंडा टाइप की फिल्म आई थी, सतलुज, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई थी सर, G5 पर, जिसमें प्रो खालिस्तान और इसको खूब जो है ना अलग ढंग से उकेरा गया और वो सारी चीजें दिखाई गई। दिलजीत दोसांझ की फिल्म है, उसे बैन कर दिया है, आज उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। अब आप समझिए सर कि इसकी पूरी राजनीति की धारा कहां है। उधर वो प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स को फिल्मों के और अलग अलग माध्यम से लगातार, जैसे कि प्रशांत किशोर बोल रहा हूं, वो एक इनके जो मित्र हैं पुराने कविवर जो है, उनका नाम प्रशांत किशोर का नाम भूल, खैर वहां चुनाव लड़े थे सर अमेठी से, कुमार विश्वास, डॉक्टर कुमार विश्वास। तो डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी एलिगेशंस लगाए हैं। तो ये दो तरह की पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर अमित शाह जी इसी पंजाब इलेक्शन में उनको बहुत अच्छे से जवाब देने वाले हैं। और इस पंजाब इलेक्शन में ऐसा लग तो रहा है कि बीजेपी के पास एक ऑप्शन है, और बीजेपी स्वयं एक ऑप्शन बन के जा रही है। विपक्ष का यही तो प्रॉब्लम है कि विपक्ष जो है वो विकल्प नहीं बन पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हिंदुत्व का चेहरा बन करके एक विकल्प बनने का प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह के बारे में ये जानते नहीं है क्या, समझते नहीं है क्या वो किस तरह की रणनीति बनाते रहे हैं अलग अलग राज्यों में, और अगर उनको कोई उंगली लगाने की कोशिश करे तो फिर उनके साथ तो जो कुछ अलग तरीके से ट्रीटमेंट भी करते हैं वो तो ट्रीटमेंट इनके साथ बिना उंगली की नहीं, उंगली तो इन्होंने खूब की थी, तो उसका जवाब तो इनको पंजाब में मिला। पंजाब में इनके राज्यसभा के कितने मेंबर बचे हैं, पंजाब तो इनका खाली हो गया। अब रही बात, देखिए सर, कुछ लोगों की आदत होती है कि मैं टकरा जाऊंगा, तो आप टकरा जाइए पहाड़ से, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन अगर सर फटेगा तो आप पहाड़ को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि वही काम है। अरविंद केजरीवाल को आदत लगी है आज से नहीं, 2013-14 से जब ये राजनीति में नहीं भी आते, शीला दीक्षित के कमरे में दसेसी है, मैं जाके चढ़ के बिजली के तार काट दूंगा। तो इनकी जो राजनीति रही है वो दूसरों पर आरोप और प्रत्यारोप की ही राजनीति रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बारे में एक बात मैं हमेशा मानता हूं कि इन सब चीजों के बावजूद
वो भेष बदलने में जितना माहिर है। अब आप देखिए कि परसों संजय सिंह खुद गए थे कॉकरोच वहां जो खड़े हैं। अब मेरा कल मित्र गया ऐसे ही, मैंने उससे बोला जाके भेज देख के आ जा फोटो वोटो खींच के कि कितने लोग हैं। उसने बोला सर 150 लोग भी नहीं होंगे, उसमें से 50 तो कैमरामैन और माइक वाले। फिर भी बोला कि अब तो राइट विंग वाले भी नहीं जा रहे, राष्ट्रवादी भी नहीं जा रहे, तो है कौन? बोला वही वामपंथी वाले, दवायर वाला घूम रहा है, बीबीसी घूम रही है, एक विदेशी महिला घूम रही है। तो आप सोचिए कि 150 लोग भीड़ में, और फिर भी लगातार अलग अलग न्यूज पोर्टल और इस पर माहौल बनाया जा रहा है कि अब अमित शाह को उड़ा देंगे, अब तो मोदी का इस्तीफा ले लेंगे, अभिजीत दीपके वाबा, सोनम वांगचुक वाबा। 150 लोग सर, 150 करोड़ की आबादी वाला देश, वहां 150 लोग लेकर के ये माहौल क्रिएट करने का। तो यही है इनका, ये लोग माहौल क्रिएट कर सकते हैं पर धरातल पर नहीं है। दुख की बात इनके साथ ये है कि वो सोशल मीडिया का माहौल धरातल पर कन्वर्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये बांकीपुर से प्रशांत किशोर ने लड़ने का ऐलान क्यों किया? सुर्खियां पाना चाहते हैं या हाँ। बेस है? कोई संभावना है? देखिए, मैं मानता हूं कि चुनाव इंटरेस्टिंग कराने का एक प्रयास है। मैं नहीं मानता कि कोई बहुत ज्यादा कमाल धमाल कर देंगे। एक्चुअली प्रशांत किशोर बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर बिना सीट जीते हुए वो बताना चाह रहे हैं कि विपक्ष राजद नहीं है, विपक्ष में मैं हूं। चुनाव जीते या ना जीते इंपॉर्टेंट नहीं है। और बांकीपुर सर, नितिन नवीन के पिताजी जो है नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी का ये है, और वहां पे गढ़ है। वहां की डेमोग्राफी जो है वो तो लालू अपने पीक समय में नहीं हरा पाए, अपने पीक समय में। तो बड़ा मुश्किल है जहां पर उनका सबसे लॉयल वोटर बीजेपी का कायस्थ समाज है, भूमिहार समाज बहुलता में है, ब्राह्मण समाज है, राजपूत समाज है, कुर्मी समाज, वो सब एनडीए है सर। तो स्पेस चीजें हुई हैं बिहार के अंदर की राजनीति में, उस पर भी मेरी नजर है। जैसे चिराग पासवान भरत तिवारी के यहाँ गए 2 दिन पहले, एक और मंत्री इन्हीं के अशोक चौधरी गए। दूसरी बात, जो राजनीति है वो परमानेंट नहीं होता, अंदर की राजनीति भी बहुत है। सम्राट चौधरी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी में भी कई लोग असंतुष्ट है कि ये सीएम डिजर्विंग तो नहीं थे। और ये लड़ाई एक्चुअली वो लड़ने जा रहे हैं सम्राट चौधरी के विरुद्ध। और आप देखेंगे खुल के राजनीतिक शब्द बाण खेलेंगे, और भाषणों में और राजनीतिक शब्दावली में कोई उनके आगे टिकेगा, स्पेशली सम्राट चौधरी मुकाबला कर पाएंगे, इट विल बी टफ। लेकिन फिर भी डेमोग्राफी ऐसी कि चुनाव तो बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन एक समीकरण, चीजें जो बिहार पर ग्राउंड में इन दिनों पता नहीं आपने देखा है या नहीं देखा है, जो बदल रही है, और लॉन्ग रन में वो क्या प्रभाव दिखाएगा वो अलग बात है। हो रहा है कि भाई यादव और सामान्य वर्ग की अब एकता होगी, इसको लेकर के बड़े बड़े मंचन किए जा रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, दोनों तरफ से मीटिंग्स हो रही है। और इस विधानसभा में अगर राजद अपना कैंडिडेट कद्दावर और मजबूत नहीं उतारता है, तब देखने लायक होगा कि ये चुनाव कहां जाता है। लेकिन चुनाव कितना भी टफ हो जाएगा, फिर भी मैं मानता हूं कि 15-20 हजार का मार्जिन तो मिनिमम रहेगा, क्योंकि 40 हजार का तो एवरेज मार्जिन आप पकड़ लीजिए सर, जो बीजेपी के फेवर में रहता है बुरे से बुरे हालत में। 40,000 का मैं एवरेज मार्जिन बोल रहा हूं, कभी 39 हो सकता है, 45 हो जाएगा, लेकिन इससे नीचे का मार्जिन नहीं रहता एक विधानसभा में, विच इज ह्यूज विधानसभा के हिसाब से। तो इसको पाटना प्रशांत किशोर के लिए इजी नहीं होगा। लेकिन वही बात है कि वो ये चाहते हैं लोगों तक बताना इसी राजनीति के बहाने कि अब वो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आना चाहते हैं। राजद चूंकि कर नहीं रहा है, राजद कोई भी प्रहार भी नहीं करती, कोई मीटिंग्स भी नहीं करती, राजद खत्म सी हो गई है। तो उस वैक्यूम को फिल करने की ये लड़ाई है मेरे हिसाब से। वैसे चुनाव से कई महीने पहले प्रशांत किशोर ने यह कहना शुरू किया था कि नीतीश की पार्टी तो 20, 25, 23 सीटों पर सिमट जाएगी और नीतीश कुमार तो इसके बाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ?
इनके लगभग सभी कैंडिडेट्स की जमानतें जब्त हुई, 2-4 को छोड़ करके। राजद फिर भी मरी गिरी हालत में 75 से गिर करके नीचे 25 पर आ गई। लेकिन आप सही कह रहे हैं अभिषेक जी, जिस तरीके से 25 सीटों पर आने के बावजूद तेजस्वी यादव की तंद्रा भंग नहीं हो रही है और वो तफरीह के ही मूड में हैं। कभी भांजों के साथ उनकी वीडियो वायरल होती है किसी पुल पर खड़े होकर के डांस करते हुए, कभी विदेश में घूमते हुए, और एक सीरियस पॉलिटिक्स जो करनी चाहिए, ऐसा लगता है राहुल गांधी से काफी प्रभावित है। पार्टी के भीतर, कुनबे के भीतर जूतम पेजार हो चुकी है। रोहिणी के किस तरह के बयान आए हैं सबने देखा है। तेज प्रताप को जिस तरह से घर से बाहर निकाला गया एक बहाना बना करके, वो भी सबको पता है। तो जूतम पेजार तो लालू के कुनबे में भी हो रही है, और जो वंशवाद आधारित पार्टियां हैं उनका हश्र भी हम देख रहे हैं क्या हुआ है। ममता बनर्जी बिल्कुल। भतीजे के मोह में सत्ता से बाहर हो गई, पार्टी टूट रही है, सांसदों का अलग गुट हो गया, विधायकों का अलग हो गया। उद्धव ठाकरे पुत्र मोह में अपनी पार्टी गंवा बैठे। 6 सांसद जो अब इस बार 9 चुन करके आए थे उनमें से 6 चले गए। तो वैसी ही आशंका कहीं बिहार में भी तो नहीं पैदा हो रही है? बिहार में तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कांग्रेस के जो 6 हैं वो कोई मतलब के है नहीं। उनको तोड़ के ही क्या करेंगे, और राजद के पास तो कोई सांसद भी नहीं है, अ, तो उसको भी तोड़ के क्या करना। रही बात बिहार की राजनीति में एनडीए के डोमिनेंस को लेकर के, तो ये सारी बयानबाजी करने वाले लोग भूल गए कि जेडीयू के पास संजय झा जैसा एक व्यक्तित्व है। ट्रस्ट मी सर, जिस तरह से उन्होंने जेडीयू को वापस रीग्रुप किया है, और आप देखिए लोग कह रहे थे निशांत की कितनी आलोचना हो रही थी, और निशांत ने जब स्वास्थ्य महकमा संभाला और जिस प्रकार के अचानक से फैसले लेने शुरू किए हैं, लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। पीएमसीएच के सबसे बड़े प्रमुख डॉक्टर को हटा दिया पद से रातों रात, एकदम डेयरिंग वाला फैसला था। और जिस प्रकार से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये कमियां और ये सुधार के अपने विजन को बता रहे हैं, बताता है कि उनको राजनीतिक रूप से वेल ट्रेन किया जा रहा है। देखिए सर, 2 तरह की राजनीति होती है। एक जो राजनीति में कोई सीखना चाहता है कि हाँ मुझे कुछ नहीं आता मैं सीखूंगा, और दूसरे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव होते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, तुम मत बताओ हमको राजनीति, हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो करो। तो वहां फिर क्या होता है कि वहां चाटुकार पैदा होते हैं, कहते हैं सर आपके जैसा कोई नेता नहीं, अरे आपके पिताजी भी बहुत बड़े थे, आप तो जीतोगे जीतोगे, और पैसे खींच रहे होते हैं, कमा रहे होते हो, वो एक काम होता है। तो ये 2 तरह की राजनीति बिहार में भी आप देख रहे हैं कि है। टिकट बंटवारे में भी राजद के लोग खूब फंसे थे। आते हैं वापस हम बिहार की राजनीति में, जो समीकरण है वो महागठबंधन के फेवर में कभी था ही नहीं। नीतीश कुमार ने पिछले 25 सालों में बदलाव किया है, और अब भी समीकरण इनके फेवर में नहीं है। अब अगर पानी पर लाठी चला करके पानी के धारा को ये बदल देना चाहते हैं, तो मैं इनको शुभकामनाएं ही दे सकता हूं। किंतु बाकी पूर्व विधानसभा बाई इलेक्शन में, अच्छा दूसरी बात, ये लोग कितनी हास्यास्पद बात है, नितिन नवीन जी का सीट है, ठीक है, उनके पिताजी से नितिन नवीन का, वो भारतीय जनता पार्टी के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सिर्फ अमित शाह को नहीं पूछा था केजरीवाल ने, लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाता हूं क्योंकि बिहार का ही है, कल नितिन नवीन के बारे में ही पूछा, आप कौन? तो प्रवेश वर्मा जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात तो छोड़िए, मैं याद हूं कि नहीं। तो वही स्थिति है कि इन लोगों को ये याद नहीं है कि नितिन नवीन की सीट है। क्या नितिन नवीन प्रचार करने आएंगे कि नहीं? यहां पर अपनी सीट है उनकी, यहां से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, काफी काम किया है, ऐसा भी नहीं कि काम नहीं किया, काम बहुत किया है बागीपुर में। तो आप किस बेसिस पर आएंगे? तो अब देखिए, चीजें तो सामने आनी है, लेकिन मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर एक स्मार्ट मूव इसलिए मैं मान रहा हूं कि वो राजद को एलिमिनेट करना चाहते हैं, कि राजद और कांग्रेस तो लड़ाई में है ही नहीं, वो लोग लड़ने लायक नहीं है। आप लोग एक अच्छे वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि अच्छे नेता, पढ़े लिखे नेता, बिहार में एक
ऐसा नेता जो विपक्ष की आवाज बनेगा, आप लोग चुनिए। और आज से ही मैं देख रहा हूं प्रचार प्रसार शुरू किया है, वो बोरिंग रोड वगैरह आज घूम रहे थे बारिश के बावजूद, तो मेहनत शुरू हो गई है। लेट्स सी। लेकिन मैं इसलिए प्रशांत किशोर को आउटराइट जाके बाकी चीजों के बावजूद रिजेक्ट नहीं करना चाहूंगा, देखूंगा अभी 15-20 दिन, 15-20 दिन तो टाइम नहीं है, 5-7 दिन। उनकी पूरी पीआर टीम और उनका पूरा कुनबा सिर्फ एक सीट पर अगर फोकस्ड होकर के कोई एक स्ट्रेटेजी से उतरेगा, तो संभावना है एक छोटी सी कि ये लोग कुछ आउट ऑफ द वे जाके क्रिएट करें और मार्जिन को बिलो 10,000 या बिलो 20,000 के आसपास लेके आए। तो अगर एक अच्छे वोट लेकर के आने में वो कामयाब हुए, तो वही हो जाएगा कि भाई अरविंद केजरीवाल जैसे शीला दीक्षित के आगे या नरेंद्र मोदी जी के आगे लड़ा, हारा, लेकिन नाम हो गया। जी। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं पीके? और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इनका खड़ा किया हुआ आईपैक था, वो तमाम तरह की के संकटों से इस समय घिरा हुआ है, जूझ रहा है, मुकदमों का सामना कर रहा है। उनका अब डायरेक्ट उससे लेना देना हो या ना हो, और घोषित कर दिया हो कि मेरा कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं, लेकिन हकीकत तो यही है कि मालिकाना हक जो है वो चाहे किसी को कानूनी तौर पर इन्होंने शिफ्ट कर दिया हो, लेकिन है तो इन्हीं का ही। नंबर 2, इन्होंने जिस तरह की हवा बनाने की कोशिश की थी बिहार में और दावे कर रहे थे कि हम ही आ रहे हैं, हम ही सरकार बनाएंगे, और एक चैनल के साथ तो इन्होंने कहा था कि कितना ऊपर तक जाएंगे मुझे अंदाजा भी नहीं है, लेकिन शायद इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि कितना नीचे तक गिरेंगे। तो ऐसे में ये क्या खुद को रिलीवेंट बनाए रखने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं। लड़ाई तो सर इसी बात की लड़ रहे हैं, लेकिन ये पहला बाई इलेक्शन होगा और बिहार में एथेनॉल का मुद्दा गर्म है। जहां पर एथेनॉल का मुद्दा काम करेगा, जहां पर ये भरत तिवारी का जो प्रकरण रहा है उसको लेकर के आएंगे, और जिन चीजों की बात होती है कि हम मुद्दों की राजनीति करेंगे, मुद्दों की, वो राजनीति नहीं करेंगे। तो इस पिच पर मैं समझ रहा हूं कि प्रशांत किशोर कहां आकर के खेलेंगे। ठीक है, अब ऐसे में यह है कि पहले हम समझते कि प्रशांत किशोर को जो सपोर्ट मिला था सबसे पहले, वो सामान्य वर्ग के कुछ लोगों का मिला था, लेकिन वो मूलतः बीजेपी का कोर वोटर है। और बीजेपी का कोर वोटर कैडर वोटर होता है सर। वो ऐसे नहीं होगा कि रातों रात पलट जाएगा, बदल जाएगा सिर्फ आपके कुछ दिखावे के साथ, क्योंकि वो मूर्ख वोटर भी नहीं है। जो बीजेपी का कोर वोटर है और जिस स्टेट में है, मैं सिर्फ सामान्य वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैडर को दिखा के कह रहा हूं, एक कैडर में पूरी बहुत सारी जातियां आ जाती है, वो सर शिफ्ट नहीं होता सर, बहुत मुश्किल है। मैंने देखा है सर, बुरे से बुरे हालत में। सर आपको याद होगा बिहार में 2009 का लोकसभा चुनाव, पूरे देश में क्या रिजल्ट था और बिहार में क्या रिजल्ट था सर। 2009 का लोकसभा का 34 सीटें जीत गई थी बीजेपी। भले राजद सरकार में उस वक्त मिली थी, लेकिन कोई योगदान नहीं रहा था आरजेडी का। विपरीत परिस्थिति में, क्योंकि पूरे देश में मूड कुछ और था और बिहार में मूड कुछ और था, तो लोग समझ नहीं पाते इस चीज को। प्रशांत किशोर के लिए सर्वाइवल की तो बात है, क्योंकि आईपैक के हार के साथ टीएमसी ही गायब नहीं हुई ना, कि आईपैक का रेपुटेशन भी गायब हुआ। हालांकि इन्होंने काफी हद तक रेपुटेशन विजय की पार्टी को जितवा करके वहां पर उनके लिए, चूंकि उन्होंने ही काम किया है और उसमें स्वयं प्रशांत किशोर इन्वॉल्व थे, तो आईपैक के थ्रू नहीं था, पर प्रशांत किशोर की नई कंपनी जो भी उसके थ्रू ही है, लेकिन वहां बचा लिया। तो उनके पास एक सपोर्ट बेस वहां से है। तो देखना पड़ेगा कि कैसे इस पूरी रणनीति को ये करते हैं। और बाई इलेक्शन में बीजेपी कितना अच्छा परफॉर्म करती है, ये भी अपने आप में हमें देखना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं लगता कि यूपी में कोई ज्यादा डैमेज होगा, और एमपी वाला भी नरोत्तम मिश्रा का सीट है, तो वहां भी डिफिकल्ट ही होगा लोगों के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए।
दर्शकों से निवेदन है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। अभिषेक जी का चैनल है द अभिषेक तिवारी शो, उनको भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। नमस्कार।